हमने जनरल नॉलेज में सेंट्रल एशियन स्टेट्स पढ़ी थी, जो कि आपको मैंने डिटेल से 2-3 लेक्चर्स में इसके बारे में बताया था मुख्तलिफ़ चीज़ें। अब सेंट्रल एशियन स्टेट्स में जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं उसको भी हम देख लेते हैं, ख़ास तौर पर ईरान को। ईरान भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में आता है। कभी कभी बहुत सारे जोग्राफ़र्स ईरान को ना सिर्फ सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी गिनते हैं बल्कि गल्फ़ का भी मानते हैं हिस्सा, और उसके साथ साथ मिडल ईस्ट का भी हिस्सा मानते हैं। तो आज हम इसको सेंट्रल एशिया के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं ईरान को। ईरान जो है वो मैंने आपको शायद जो आर्यान का या हिंदुस्तान का चैप्टर था या लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्यान्स जो हैं वो ऑलमोस्ट 1500 BC में, यहाँ ये रशिया देखें, ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। सेंट्रल एशियन स्टेट से ऊपर रशिया है। रशिया की अब यहाँ तो नहीं, थोड़ी सी ऊपर है, लेकिन मैं यहाँ भी माउंटेन्स बना रहा हूँ। ये कुछ माउंटेन्स हैं रशिया की। अब ये जो रशिया की माउंटेन्स हैं, इसके नीचे से आर्यान्स आए थे, यानी कि वो इंडो यूरोपियंस भी उनको बोलती हैं, लेकिन उनके रंग गोरे थे। तो आर्यान्स सेंट्रल एशियन स्टेट से होते हुए फिर ईरान पहुँचे थे, और ईरान से होते हुए फिर पाकिस्तान के रास्ते से हिंदुस्तान में आए थे। तो ईरान के अंदर जो आर्यन की नस्ल थी, उन्होंने ही फिर ईरान की नस्ल बनाई। तो आर्यान्स ही थे ये, जो फिर बाद में पर्शियन एम्पायर में तब्दील हुए। यहाँ पर एक पर्शियन एम्पायर थी जो कि BC में स्टार्ट हुई। पर 600 BC में उन्हीं आर्यान्स ने एक पर्शियन एम्पायर को बनाया, और वो पर्शियन एम्पायर ईरान की सबसे बड़ी एम्पायर थी। उसकी रीच कहाँ तक थी? ईरान का तकरीबन इस जगह के ऊपर, ये जगह जो सदर्न ईरान है, वहाँ पर एक उन्होंने अपना एक कैपिटल बनाया जिसको पर्सिपोलिस बोलते थे। पर्सिपोलिस, इसको कहते थे सिटी ऑफ पर्शिया। और फिर यहाँ से लेकर इजिप्ट तक, यानी कि मिडल ईस्ट का इलाका, और इजिप्ट तक, और फिर इजिप्ट से लेकर पर्सिपोलिस, और यहाँ पर्सिपोलिस से लेकर फिर पाकिस्तान के जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो अपर इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ तक इनकी एम्पायर तकरीबन इस जगह से लेकर तो इजिप्ट तक बनी उनकी एम्पायर। एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। उसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी शामिल थे, टर्की के हिस्से भी शामिल थे, और इसके अलावा जो ये हिस्सा था रशिया के कुछ पार्ट्स, वो भी उसमें शामिल थे। एक बहुत बड़ी एम्पायर थी, एक बड़ी गज़ब की एम्पायर थी। इनके जो मेन रूलर्स हैं, उनको, उनकी डायनेस्टी को वैसे बोलते हैं आर्कमेनिडीज इनको बोलते हैं। तो ये पर्शियन एम्पायर जो है, ये बहुत बड़ी एम्पायर बनी, पर्शियन एम्पायर। जब पर्शियन एम्पायर जो है वो इसके जो बड़े बड़े रूलर्स थे उस वक़्त के, अगर आपको याद रह जाए ठीक है, नहीं याद रहते तो वो भी कोई मसला नहीं। साइरस, डेरियस द ग्रेट और ज़र्गजीज़। लेकिन आप अगर सिर्फ डेरियस द ग्रेट याद रख लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। डेरियस द ग्रेट जो है, इसके ज़माने में एम्पायर अपनी पीक के ऊपर पहुंची, यानी मैच्योरिटी लेवल अच्छा खासा पहुंचा। इनके बारे में एक बात बताता चलूँ कि ये उस ज़माने में पाकिस्तान का ये जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये तकरीबन ये वाला नॉर्दर्न पार्ट, इस नॉर्दर्न पार्ट को, जिसमें पेशावर यानी काबुल से आगे आते हैं तो पेशावर से आगे आती हैं तो टैक्सला, यहाँ तक एक स्टेट थी, यानी काबुल से लेकर, काबुल के नवाही इलाकों से लेकर, जिसको ईस्टर्न अफ़गानिस्तान कहते हैं, वहाँ से लेकर तो तकरीबन टैक्सला, और टैक्सला से आगे तक एक स्टेट थी, उसको कहते थे गंधारा स्टेट। तो गंधारा स्टेट और गंधारा सिविलाइजेशंस वहाँ पे इस्टेब्लिश थी, जिसकी रिचेस के बारे में और जिसके बारे में डेरियस द ग्रेट ने बहुत सुना था, और उसने अपने बहुत सारे लोग भेजे कि वो पहले इसकी इन्फॉर्मेशन लेके आए हिंदुस्तान की, कि वाकई जो इसके बारे में कहानियाँ मशहूर हैं कि वहाँ पे गोल्ड पाया जाता है और बेहतरीन वहाँ पे जड़ी बूटियाँ और लोग बेहतरीन हैं वहाँ पे, क्या ऐसी चीज़ है? जब उसको ख़बर दी गई पॉजिटिव में, तो फिर उसने इतना इलाका फ़तह किया, और सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू था वो इसी गंधारा स्टेट से ही जाता था पर्सिपोलिस को, यानी कि पर्शियन एम्पायर को। और वो गोल्ड में जाता था, गोल्ड डस्ट अच्छी खासी टन्स में वो भेजते थे उसको एनुअली,
और चूँकि ये ट्रेड रूट्स में पड़ती थी ये स्टेट, यहाँ से हिंदुस्तान में दाखिल होने का भी रास्ता था और हिंदुस्तान से आगे, तो यहाँ पे ट्रेड अच्छी खासी फ्लरिश भी की थी। गंधारा में जो पेशावर है उस वक़्त पुरुषपुरा इसको बोलते थे, और इसके अलावा टैक्सिला को टेक्साशिला भी बोलते थे उस वक़्त। तो ये दोनों उसमें शामिल थे। यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी भी थी, वो यूनिवर्सिटी गंधारा यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे ना सिर्फ हिंदुज़म की, बाद में बुद्धिज़्म की वहाँ पे तालीम दी जाती थी, और बल्कि ज़ोरोस्ट्रियन की भी तालीम वहाँ पे दी जाती थी। पॉलिटिक्स, मेडिसन, इवन के पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ऐसी उस वक़्त की यहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, और पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने के लिए आते थे। एक तरह से लर्निंग सेंटर था। और आप बाद में देखेंगे कि पर्शियन एम्पायर जब ख़त्म हुई और इस पर्शियन एम्पायर के ऊपर अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कब्ज़ा कर लिया, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के जाने के बाद यहाँ से एक रूलर इसी यूनिवर्सिटी से उठा था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका टीचर था चाणक्य कौटिल्य, जो कि बाद में उसका मिनिस्टर भी बन गया, और उसने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान को उस वक़्त के कब्ज़ा किया, और हिंदुज़म में वो एक बड़ी प्रोमिनेंट हैसियत रखता है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस तरीके से पर्शिया की ये एम्पायर जो है, अच्छा पर्शिया की एक और भी, जब इतनी मैच्योर हो गई ये एम्पायर, और उनका एक रोड था जो यहाँ से चलता था और टर्की तक पहुंचता था, और ऑलमोस्ट वो मेडिटरेनियन ओशन तक पहुंचता था, और इधर से ब्लैक सी तक पहुंचता था। ये रोड, इसको रॉयल रोड बोलते थे, और बड़ा इम्पॉर्टेंट था। नो डाउट डेरियस द ग्रेट ने अपने सारे एरियाज़ को ओपन कर दिया था, रोड्स के जाल बिछा दिए थे, ब्रिजेस, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए से ट्रेड आम हो गई अपने इस एम्पायर के अंदर, और उसके बाद लोगों का आना जाना और कम्युनिकेशन बढ़ गई। तो जब ईरान जो है टर्की और टर्की का जो हिस्सा है उसके आगे पहुंच गया, और थोड़ा सा ईस्टर्न यूरोप में भी जब पहुंच गया पर्शिया, तो फिर इन्होंने सोचना शुरू किया उस वक़्त की ग्रीक सिटी स्टेट, जो कि ग्रीक सिविलाइजेशन के नाम से मशहूर है, उनको कंट्रोल में करने का। लेकिन ग्रीक सिटी स्टेट्स जो थीं उनमें दो प्रोमिनेंट स्टेट थीं, एक स्पार्टा और एक एथेंस। बाकी भी बहुत सारी स्टेट्स थीं, लेकिन ये दो प्रोमिनेंट स्टेट जिनकी सबसे पावरफुल मिलिट्री थी। तो उनको जब कब्ज़ा करने की बारी आई, तो वो स्टेट्स जो हैं वो नेवल पावर्स थीं, और पर्शियंस की नेवी इतनी पावरफुल नहीं थी। तो तीन मेजर इनमें वॉर्स हुई, और बड़ी बड़ी वॉर्स हुई। पहली वॉर में पर्शिया की एम्पायर ने भेजा बहुत सारी फ़ौज को कब्ज़ा करने के लिए, तो उसमें एथेंस सिर्फ लड़े, और जो स्पार्टन्स थे उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी फुल मून की सेलिब्रेशंस चल रही थी, और वो उनके ख्याल में कि गॉड्स नाराज़ हो जाएंगे अगर फुल मून की सेलिब्रेशंस उन्होंने ना की पूरी। तो सिर्फ एथेंस लड़े, और वो एथेंस बहुत थोड़ी तादाद में थे। जब लड़ाई हुई तो मैराथन का वो मुकाम था, मैराथन का मैदान था, उसमें वॉर हुई, और उस वॉर में ग्रीक्स ने हरा दिया पर्शियन इतनी बड़ी फ़ौज को। और ये पहली जो लड़ाई थी जो कि पर्शियंस हार गए थे, इसको कहते थे मैराथन बैटल, द बैटल ऑफ मैराथन। यहीं से ही मैराथन की रेस का नाम भी पड़ा। अब मैराथन की रेस का नाम कैसे पड़ा? वहाँ पे एक आदमी था, बहुत ज़बरदस्त रनर था, जो कि एथेंस की तरफ से रनिंग में हिस्सा लेता था। तो जब वॉर जीत गए तो वो सारा दिन एक तो वॉर भी लड़ता रहा, और उसके बाद फिर वो भागता हुआ 40 किलोमीटर का फासला तय करके एथेंस में पहुंचा, और एथेंस में आके अपने लोगों को सिर्फ इतना ही बताया कि रिजॉइस वी कॉन्कर, और उसके साथ ही उसकी सांस रुक गई, नीचे गिरा, वो मर गया। यहीं से ही आज मैराथन रेस का नाम इस वाक़े के ऊपर पड़ा है। तो पहली बैटल थी बैटल ऑफ मैराथन। दूसरी बैटल जो थी इनकी, वो पर्शियंस जब गए लड़ने के लिए, तो दोनों स्पार्टन्स और उसके साथ साथ एथेनियंस, ये दोनों शामिल थे उस फौज में। एक नैरो सी घाटी में उन्होंने इनको फंसा लिया, काफ़ी दिन इनको आगे ना आने दिया उस पास में से। लेकिन आखिरकार कुछ जो गद्दार ग्रीक्स के थे उन्होंने इनको रास्ते बता दिए। जब इनको रास्ते बता दिए तो ये जब
उस पास में से बाहर आ गए तो एथेनियंस डर के भाग गए, पीछे सिर्फ स्पार्टन्स रह गए। वो 300 सिर्फ स्पार्टन्स थे और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई लड़ी, लेकिन बहरहाल पर्शियंस जीत गए। उनमें नो डाउट पर्शियंस का बहुत नुकसान हुआ। उन 300 की याद में आज भी ग्रीक बड़ी बड़ी जो है वो मॉन्यूमेंट्स बनाई हुई हैं। उन्होंने बड़ी दिलेरी से वॉर लड़ी, मगर वो हार गए और हारने के बाद पर्शियंस ने बहुत लूट मार की और कत्लेआम भी किया। ये दूसरी वॉर थी जो पर्शियंस और ग्रीक्स के दरमियान में। पहली वॉर जो है वो पर्शियंस हार गए, सिर्फ एथेनियंस लड़े, उसको मैराथन की बैटल बोलती हैं। दूसरी वॉर जो थी ये वाली वॉर जिसमें पर्शियंस जीत गए और ग्रीक्स हार गए। तीसरी वॉर थी सी की वॉर, और एथेनियंस चाहते थे, क्योंकि इस हार के बाद एथेनियंस ने फैसला कर लिया कि अब ज़मीन के ऊपर नहीं लड़ना, अब हमने पर्शियंस को सी के ऊपर वॉर लड़नी है। और सी के ऊपर उनकी जो सेलर्स थे वो बड़े एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने सी में मजबूर किया पर्शियंस को वॉर करने के लिए, और जब वॉर लड़ी तो बड़े बुरे तरीके से उनको हरा दिया। बहुत सीरीज़ ऑफ वॉर्स हुई, बड़े बुरे तरीके से पर्शियंस को हरा दिया। और उसके बाद फिर पर्शिया की जो एम्पायर, जो कोस्टल एरियाज़ थे, जिस फ्लीट्स उनके खड़े थे, वहाँ पे वो खुद गए और जाके बहुत सारे फ्लीट्स और बहुत सारे उनकी शिप्स जो हैं वो सिंक कर दी। ये जो वॉर थी, ये जो सी के ऊपर लड़ी गई थी, इसको वॉर ऑफ सलामीस एंड प्लेटिया बोलते हैं, लेकिन आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इस वॉर में ग्रीक्स ने पर्शियंस की कमर तोड़ के रख दी। एंड कहा जाता है कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंड फॉर पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर के ख़िलाफ़ नो डाउट डेरियस उस वक़्त मर चुका था, उसका बेटा जो है उस वक़्त हुकूमत कर रहा था। उन पर्शियन एम्परर्स के ख़िलाफ़ एक गम व गुस्सा मौजूद था पूरे पर्शिया में, और लोगों के दिलों में उनके लिए आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई रिस्पेक्ट। और फिर इन वॉर्स के नतीजे में चूँकि नुकसान हुआ था इकॉनमी का, तो इकॉनमी के वीक होने से टैक्सेस बढ़ने शुरू हो गए, रिबेलियंस और इस तरीके से बहुत सारी जो आम तौर पर किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन के लिए होती हैं। आखिरकार पर्शिया इतना वीक हो गया, और दूसरी तरफ जो ग्रीक बहुत सारी स्टेट्स थीं उनको कॉन्कर किया अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, जो कि मैसेडोनिया से उठा था, और उसको यकीन था कि अगर बहुत सारी स्टेट्स को अपने मातहत ले आए और एक यूनिटी बना ले तो वो पूरी दुनिया को कॉन्कर कर सकता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो उस्ताद था वो एरिस्टोटल था। एरिस्टोटल को पीछे उसने हुकूमत पे बिठाया, और तमाम ग्रीक सिटी स्टेट्स को कॉन्कर करने के बाद, यूनाइट करने के बाद, फिर वो आया पर्शिया की तरफ और पर्शिया को उसने कॉन्कर किया। तो इस तरीके से आखिरकार ग्रीक्स ने ही पर्शिया को कॉन्कर कर लिया। और ना सिर्फ ये, बल्कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो पाकिस्तान में भी दाखिल हुआ, और यहाँ पर जो इंडिया का बादशाह था पोरस, उसको शिकस्त दी, और बहुत बुरी शिकस्त दी। हालांकि हाथियों की बहुत बड़ी फ़ौज लेके आया था, लेकिन हाथी जो है उनके ऊपर ऐसे उन्होंने वार किए इनकी फ़ौज ने कि जो हाथी हैं वो अपनी ही फ़ौज को रौंदना शुरू हो गए। इसलिए इसको कहते हैं पोरस के हाथी, क्योंकि उन्होंने सूंडें और उनकी जो है मुख्तलिफ मसल्स के ऊपर कट्स लगाए, जैसे हाथी बौखला गए और हाथी अपनी ही फ़ौज को कुचलना शुरू हो गए। इसके बाद फिर उसने हिंदुस्तान के ऊपर कब्ज़ा भी किया, और फिर जाते हुए यहाँ पे कमांडर्स भी छोड़ गया। पारल अलेक्जेंडर आ, लेकिन अलेक्जेंडर की बहुत बड़ी एम्पायर जो उसने उसको बनाई थी, बड़ी तेज़ी से उसके जाते ही टूट गई, और उसके जो कमांडर्स जहाँ पे जिस स्टेट के ऊपर बैठा था उसने ऑटोनॉमी इख्तियार कर ली। तो पर्शियन एम्पायर एक बहुत बड़ी एम्पायर थी। अगर इस पर्शियन एम्पायर के बाद कुछ गैप के बाद एक और बड़ी पर्शियन एम्पायर बनती है, जिसको न्यू पर्शियन एम्पायर भी बोलते हैं, वो सासानीस थे। तो ये थे आर्कमेनीड्स पर्शियन एम्पायर के, और दूसरे थे सासानीस। और सासानीस आपको इसलिए याद रहना चाहिए कि ये वो वाली पर्शियन एम्पायर थी जिसके बादशाह को किसरा बोलते थे, और किसरा की जो बादशाहत थी उसको ख़त्म किया मुसलमानों ने, अरब्स ने। और ये जो एम्पायर थी वो उसका मुकाबला मौजूदा रोमन एम्पायर के साथ था, और मौजूदा रोमन एम्पायर वो वाली रोम नहीं थी जो पहले वाली थी, ये बाइजेंटियन एम्पायर थी। तो पर्शियंस और रोमन्स के दरमियान में जो ग्रीक सिटी स्टेट्स के इलाके में ही काबज़ थे, एक कॉन्फ्लिक्ट रहा, लेकिन इन दोनों को, रोमन्स को भी और पर्शियंस को, फिर अरब सिविलाइजेशन ने आफ्टर द एडवेंट ऑफ इस्लाम दे कॉन्कर्ड ऑल दैट लैंड। तो अरब्स दाखिल हुए यहाँ तक, और फिर यहाँ पे दाखिल होने के बाद
कहा जाता है कि उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उसके बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में इवन मकरान तक के एरिया तक ये पहुँचे हैं पर्शियंस। तो वो सासानीस थे, इनको अरब्स ने ख़त्म किया। और अरब्स के बाद जो तीसरी बड़ी पर्शियन जो सिविलाइजेशन बनी वो थी सफ़वीज़। जो सफ़वीज़ थे वो दरवेश थे, सूफ़ी थे, और वो आज़रबाईजान के इलाके में मौजूद थे। जो सफ़वीज़ थे वो आज़रबाईजान के इलाके में सेंट्स थे, सूफ़ीज़ थे और दरवेश लोग थे। और इसी तरीके से दरवेश आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनाइज हो गए और ऑर्गेनाइज होकर उन्होंने पर्शिया की एम्पायर के ऊपर या पर्शिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। और फिर सफ़वीज़ 1501 से लेकर शायद 1736 तक, बट यू कैन कन्फर्म इट फ्रॉम गूगल, 1501 से लेकर 1736 तक। 1501 तो आपने याद रखना है, बाकी याद ना भी रखें। तो 1501 में इसको बना था। सफ़वीज़ उस वक़्त आए थे ऑलमोस्ट जो ज़माना मुग़ल्स का चल रहा था ये वाला, और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ एरियाज़ पर सफ़वीज़ और मुग़ल्स के दरमियान में झगड़ा रहता था। सफ़वीज़ शियाज़ थे, शिया मुस्लिम्स थे, और उन ज़माने में शियाइज़म बहुत स्ट्रॉन्ग हुई ईरान में। और सफ़वीज़ वो लास्ट एम्पायर थी जो एक्सपेंशनिस्ट थी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा करके रखा था। और इनका मुकाबला था टर्की के साथ, क्योंकि जो पर्शियंस थे, कुछ इलाका रशिया का, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, और कुछ इलाका जो है मिडल ईस्ट का इन्होंने कब्ज़े में किया था। और टर्की ने मिडल ईस्ट का इलाका जो है ख़ास तौर पे सुल्तान सलीम के ज़माने में, जो कि सुल्तान सुलेमान के बेटे थे, उनके ज़माने में फ़तह कर लिया था मिडल ईस्ट और पर्शिया को वहाँ से निकाल दिया था। टर्की ने इस वजह से, जो ऑटोमन्स थे, उन्होंने बहुत सारे सफ़वी हुकूमत के जो सपोर्टर शिया से टर्की में, कोई ऑलमोस्ट 40,000 के करीब सुल्तान सलीम ने उनको भी कत्ल करवाया था टर्की में। तो इस तरीके से सुन्नी ऑटोमन्स और शिया सफ़वीज़, इनका भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा था। दूसरी तरफ मुग़ल्स और सफ़वीज़ का भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहा था। ख़ास तौर पे मुग़ल्स को सुन्नी समझा जाता था, जो कि सेंट्रल एशियन स्टेट से नीचे आए हुए थे। लेकिन मुग़ल्स काफ़ी रूलर्स ऐसे तो इंतहाई लिबरल थे, ना वो शिया से, ना वो सुन्नी थे, ना वो हिंदू से, ना वो मुस्लिम से, तो बहुत लिबरल्स थे। लेकिन उनका मुकाबला जियो पॉलिटिक्स के ऊपर था, ख़ास तौर पे इन दो चीज़ों के ऊपर, एक काबुल और एक कंदाहार। काबुल और कंदाहार को समझा जाता है गेटवे या लॉन्चिंग पैड्स टू इंडिया, क्योंकि इन दोनों से ही बाबर हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। तो इन दोनों के ऊपर दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चलता था। कभी मुग़ल्स इसके ऊपर ऑक्यूपाई कर लेते थे, कभी सफ़वीज़ ऑक्यूपाई कर लेते थे, और आखिरकार सफ़वीज़ ने ऐसा ऑक्यूपाई किया कि फिर ना उसको शाहजहां ले सका, ना औरंगज़ेब ले सका, क्योंकि ये दो एरियाज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे सफ़वीज़ के लिए। अब इसमें एक और भी मैं स्टोरी सुनाता जाऊँ। जब बाबर के बाद हुमायूं, उसका जो बेटा था थोड़ा सा नालायक, एडिक्ट भी था, कोई भांग शंग और चर्स का भी आदी था। वैसे तो सारे चर्स और भांग वगैरह पीते थे, लेकिन उनको ज़्यादा ही आदी था, और इंतहाई नरम दिल भी था, और बहुत जो है बैटल हार्डन नहीं था जैसे बाबर था। उसने अपनी सल्तनत जब खो बैठा शेर शाह सूरी के हाथों, तो वो भागा और भाग के अपनी जान बचा के पर्शिया पहुंचा, और सफ़वी हुकूमत ने उसको पनाह दी। शेर शाह सूरी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जब वो शेर शाह सूरी था उस वक़्त तो हिम्मत नहीं पड़ी 5 साल के लिए उसको वापस आने के लिए। फिर अगले ऑलमोस्ट सालों में जब उसके बेटे आपस में लड़ना शुरू हो गए शेर शाह सूरी की वफ़ात के बाद, तो सूरी जो सिविलाइजेशन है कमज़ोर हो गई। तो उसके बाद फिर जो हुमायूं है पर्शियन यानी कि सफ़वी हुकूमत की मदद से वापस आया अपनी सीट को क्लेम करने के लिए। तो हुमायूं के साथ पर्शिया ने यानी सफ़वी हुकूमत ने अपने ट्रूप्स भी भेजे ताकि वो कब्ज़ा कर सकें। लेकिन उसके मुकाबले उसमें 2 कंडीशंस रखी सफ़वी एम्पायर ने हुमायूं से। एक कंडीशन ये थी कि कंदाहार, ये काबुल और कंदाहार के ऊपर मुग़ल्स कभी भी क्लेम नहीं करेंगे। नंबर 2, हुमायूं मदद करेगा शियाइज़म को फैलाने में हिंदुस्तान में। तो ये 2 शर्तें उन्होंने रखी। बहरहाल शियाइज़म और सुन्नीज़म के बारे में हुमायूं को इतना कंसर्न नहीं था तो वो सुन्नी, लेकिन उसको इस चीज़ के बारे में कोई इतना नहीं था ले दे।
वो वापस आया उनकी मदद से, और उसके बाद फिर इन दोनों असूलों की पासदारी करता रहा हुमायूं। लेकिन हुमायूं के बाद जो आए बादशाह, ख़ास तौर पर जहांगीर, क्योंकि हुमायूं के बाद अकबर आया, अकबर के बाद जहांगीर आए, जहांगीर और फिर शाहजहां के अदवार में काबुल और कंदाहार पे कब्ज़े की कोशिश होती थी। तो ये तीसरी बड़ी एम्पायर थी। एक थी आकमेनिड्स, जो बड़ी पर्शियन एम्पायर थी, जो सही पर्शियन एम्पायर थी, जो एक्सपेंशनिस्ट थी बहुत ज़्यादा। दूसरी थी सासानीस, जो जिसको न्यू पर्शियन एम्पायर भी बोलते, लेकिन वो आकमेनिड्स जितनी बड़ी एम्पायर नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद अच्छी खासी उस तगड़ी थी। तीसरी है सफ़वीज़, और सफ़वीज़ जो थे वो आपको मैंने बताया है, वो मुसलमानों के दौर के बाद शियाइज़म को फैलाया ईरान में, और उसके बाद इन्होंने एक्सपेंड किया मुख्तलिफ़ इलाकों में। और अब जो आखिरी इनकी ख़त्म हुई है, जो डायनेस्टी आखिरी ख़त्म हुई है ईरान की, वो है रज़ा शाह पहलवी। पहलवी डायनेस्टी थी, वो 1979 में ख़त्म हुई, और दोबारा से दरवेश सिफत लोग, यानी कि जो शिया रिलीजियस फिगर्स हैं, आयतुल्ला ख़ुमैनी, उनके इनकलाब की वजह से, जिसको कहते हैं ईरानियन रेवोल्यूशन, जो कि 1979 में आया, और 1979 में उन्होंने रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। रज़ा शाह पहलवी वाज ट्राइंग टू बिकम अनदर अटाटर्क फॉर टर्की। वो लिबरलाइज़ करना चाहता था, मॉडर्नाइज़ करना चाहता था, अमेरिका का इत्तेहादी था, अमेरिका बहुत सपोर्ट करता था। उसके ज़माने में तेहरान CIA का बहुत बड़ा गढ़ था। लेकिन जब ईरान का रेवोल्यूशन आया और इमाम ख़ुमैनी जो है वो इस रेवोल्यूशन को लेकर आए, तो फिर चीज़ें तब्दील हो गई। इमाम ख़ुमैनी ने सारे ताल्लुकात अमेरिका से ख़त्म कर दिए और अमेरिका को अपना दुश्मन गर्दाना, और इसके बाद से एक नई रिजीम स्टार्ट हुई। यूरोप उसको मुल्ला रिजीम कहता है और मुसलमान उसको इस्लामिक रिजीम बोलते हैं।